हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसके अंदर हम 3 स्टेट्स पढ़ेंगे, हैदराबाद, मैसूर एंड अवध। ठीक है, हैदराबाद छोटा सा टॉपिक है, मैसूर थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है क्योंकि इसमें हमने 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स भी पढ़नी है। उसके बाद अवध भी एक छोटा सा टॉपिक है। तो ये 3 जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स रही, इनके बारे में हमें आज के वीडियो में पढ़ना है। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। फाइन। आज का पहला पॉइंट हमें देखिए, पहले हम हैदराबाद के बारे में कवर करेंगे। ओके, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दैट हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय हुम। किसने इसकी जो है नींव रखी या फॉर्मेशन की, फाउंडेशन की, तो वो थे निजामुल मुल्क, जिन्हें आसिफ जहां भी कहा जाता है। 1724 में इन्होंने फाउंडेशन नींव रखी थी हैदराबाद की। अब जो निजामुल मुल्क थे कौन? ही वॉज अपॉइंटेड वाइसरॉय ऑफ दक्कन बाय फारूक सियर इन 1712। 1712 में फारूक सियर के द्वारा उन्हें वाइसरॉय ऑफ दक्कन जो है अपॉइंट किया गया था। ठीक है, हिज ओरिजिनल नेम, उनका ओरिजिनल नाम क्या था? चिनकिलिच खान। चिनकिलिच खान। ठीक है, चिनकिलिच खान आए या निजामुल मुल्क आए या आसिफ जहां आए, तीनों एक ही इंसान के नाम है। इन्होंने जो है हैदराबाद को फाउंड किया था। नेक्स्ट आता है एम्परर फारूक सियर, टाइटल्स खाने दुरान निजामुल मुल्क। अब इसका मतलब यह है कि जो एम्परर थे, मुगल एम्परर थे फारूक सियर, उन्होंने टाइटल दिए थे खाने दुरान एंड निजामुल मुल्क का किसे? चिनकिलिच खान को। निजामुल मुल्क फाउंडेड द डायनेस्टी ऑफ निजाम्स ऑफ हैदराबाद। जो हैदराबाद की निजाम वाली जो डायनेस्टी आती है, इसकी फॉर्मेशन या इसकी एस्टेब्लिशमेंट निजामुल मुल्क ने की थी। ठीक है, आगे आता है हिज अदर नेम, कि वो और किस नाम से जाने जाते थे? कमरुद्दीन सिद्दीकी या कुमरुद्दीन सिद्दीकी के नाम से भी जाने जाते थे। अब देखिए, यहाँ पे हम कार्नेटिक रीजन पढ़ते हैं, कार्नेटिक वॉर्स के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। कार्नेटिक जो है ये क्या था? वन ऑफ द सूबा ऑफ दक्कन, मतलब दक्कन के अंडर आता था, दक्कन का एक सूबा था। हेंस अल्टीमेटली ये निजाम ऑफ हैदराबाद के अंडर आता था। बट बाद में वो चीज अलग थी कि कार्नेटिक जो है इंडिपेंडेंट हो गया था। यहाँ पे कार्नेटिक का मेंशन करने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये हैदराबाद के निजाम के अंडर भी रह चुका है। ठीक है, फिर से हम वापस आ गए हैदराबाद पे। हैदराबाद रिमेन इंडिपेंडेंट अंटिल इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का जब तक हैदराबाद पार्ट नहीं बन गया ना, तब तक ये इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र था। आपने सुनी होगी ये चीज कि हैदराबाद जिस टाइम पे इंडिया में से मिलाया गया है ना, तो मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू मिलाया गया। कैसे मिलाया गया वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट। बट उस टाइम पे हैदराबाद बहुत ही प्रॉस्पेरस स्टेट थी। इनकी अपनी रेलवे लाइन थी, अपना न्यूज़पेपर था, अपनी करेंसी थी, अपना फ्लैग था, अपने रेलवे सिस्टम था, अपना सब कुछ था। ठीक है, जो कि एक कंट्री के पास होता है वो चीजें इनके पास थी। ठीक है, चलिए अब आज के डेट में क्या है हैदराबाद? हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। अब देखिए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की स्टोरी तो आपको बताइए कि पहले एक ही स्टेट थी आंध्र प्रदेश, बाद में बाइफिकेशन हुआ, आंध्र प्रदेश से कार्व आउट करके कुछ एरियाज 2 स्टेट्स बनाए गए, एक था आंध्र प्रदेश, एक था तेलंगाना। कैपिटल जो है जो आंध्र प्रदेश है, कैपिटल थी पहले हैदराबाद, लेकिन बाद में वो दी गई तेलंगाना को कि आपको हैदराबाद मिल रही है। उनको कहा गया कि अमरावती जो है उसे कैपिटल बनाए। फिर आंध्र प्रदेश ने भी कुछ और सिस्टम इनका रहा कि उन्होंने 3 कैपिटल सिटीज जो है उनको कैपिटल बनाने का प्रपोजल रखा, फिर कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया। ऐसा कुछ तो अभी 2-3 साल आई थी, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी हैदराबाद ही रहेगी ज्वाइंटली। उसके बाद फिर इनको अलग अपनी एस्टेब्लिश करनी होगी, है ना। जो निजामुल मुल्क पे वापस आते हैं तो हम थोड़ा सा प्रेजेंट डे पे चले गए, क्या सिस्टम है राइट नाउ। देखिए, जो निजामुल मुल्क थे, ही मेड हिज लॉज, created his army, flew his own flag and established his own government। मतलब जो निजाम थे ना हैदराबाद के, उन्होंने अपने कानून बनाए, अपनी आर्मी बनाई, अपना झंडा बनाया, अपनी सरकार बनाई, उनका सब कुछ अपना था। तो ये जो है मना करते थे कि हमें ना इंडिया का पार्ट बनना है ना पाकिस्तान का पार्ट बनना है, क्योंकि जो ये टेरिटरीज थी इनको ऑप्शन दिया गया कि इधर यू हैव टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इन्होंने कहा हमें कुछ भी नहीं ज्वाइन करना, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। बट बाद में जबरदस्ती मिलाया गया इसको इंडिया में, है ना। इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया फॉलोइंग ऑपरेशन पोलो इन सितंबर 1948। सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो हुआ था, जिसके अंडर हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाया गया। अब ऑपरेशन पोलो था क्या? इट वॉज अ मिलिट्री ऑपरेशन इन विच द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इन्वेडेड द निजाम रूल प्रिंसली स्टेट मर्जिंग इनटू द इंडियन यूनियन। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था। मिलिट्री ऑपरेशन समझते हैं, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थी उन्होंने आक्रमण कर दिया हैदराबाद की जो प्रिंसली स्टेट थी विच वाज रूल्ड बाय निजाम, उस पर आक्रमण कर दिया और उन्हें इस जो स्टेट है उसे इंडियन यूनियन में मिला दिया।
ठीक है। अब देखिए इतना सा छोटा सा टॉपिक था हैदराबाद का, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसका सिग्निफिकेंस आपने याद रखना है। हम पढ़ते हैं ना कि हैदराबाद की फाउंडेशन किसने की है, निजाम उल मुल्क ने की है, आसिफ जहां, चिन किलिश खान, कमरुद्दीन सिद्दीकी, सब एक ही नाम है। ठीक है, कौन से साल में, 1724 में। तो बस आपसे बार बार वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ मैं नोट्स को बनाने में, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट जो था ना हैदराबाद, ये हो गया कंप्लीट। छोटा सा था ये टॉपिक। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे अवध, वो भी एक छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम चलेंगे मैसूर की ओर, राइट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अब हमें अवध पढ़ना है। तो अवध एक्चुअल में कहाँ पे लोकेटेड है ये पता होना चाहिए सबसे पहले। जैसे कि हैदराबाद कहाँ पे, तेलंगाना की कैपिटल है। पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों की कैपिटल थी, है ना। तो वैसे अवध कहाँ पे है, इट इज अ रीजन सिचुएटेड इन यूपी, मतलब एक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन किसने की है, सादत खान ने की है। सादत खान ऑल्सो नोन एज बुरहानुल मुल्क, इन्हें बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। बिलोंग्ड टू शिया सेक्ट, शिया सेक्ट से हम पढ़ते हैं ना कि जो ये मुसलमान होते हैं, इनके दो सेक्ट्स हैं, शिया एंड सुन्नी। हम बुक्स में पढ़ते हैं, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट बुक्स में ऐसे आता है शिया एंड सुन्नी करके। तो वैसे ये शिया सेक्ट से बिलोंग करते थे। सादत खान, बुरहानुल मुल्क, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ बैटल ऑफ बक्सर। आप बोलेंगे इतनी पुरानी बैटल हमने 2-3 वीडियोस पहले पढ़ी है, अब यहाँ पे क्यों जिक्र हो रहा है। तो देखिए हमने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ी कहाँ पे, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, यानी बंगाल पर ब्रिटिशर्स ने कैसे विजय हासिल की। तो बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, और उसके बाद उनका बोलबाला हो गया बंगाल में। सो बैटल ऑफ बक्सर में हुआ क्या था कि जो नवाब ऑफ अवध थे, इन्होंने मीर कासिम का साथ दिया था, लेकिन फेलियर। वहां पे जो इंडियन साइड थी, जिसमें मीर कासिम थे, नवाब ऑफ अवध थे, शाह आलम II थे, मुगल एम्परर, वो सब हार गए। इंडियन साइड हार गई और ब्रिटिशर्स जीत गए। अब इंडियन साइड हारी मतलब नवाब ऑफ अवध भी हार गए, विच वीकेंड द नवाब ऑफ अवध अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। तो जो उनका रुतबा था उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, उनकी अथॉरिटी, उनकी प्रेस्टीज जो है बहुत ज्यादा वीक हो गए थे। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, विच बॉट अवध अंडर ब्रिटिशर्स। अब क्योंकि नवाब ऑफ अवध ब्रिटिशर्स से हार गए थे, तो ऑब्वियसली अवध को जो है ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कर लिया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी मैंने आपको अलग वीडियो में पढ़ाई है, बैटल ऑफ बक्सर आपको अलग वीडियो में पढ़ाई है, बैटल ऑफ प्लासी भी आपको अलग वीडियो में पढ़ाई है ना। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके बीच में। अब होता क्या है, गवर्नर कह लीजिए या नवाब ऑफ अवध कह लीजिए, 1722 से 1739 तक, 1722 से 1739 तक सादत खान नवाब ऑफ अवध रहे। एक्चुअली एक बुक में गवर्नर भी दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, बट आपने नवाब ही मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद है नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया। 1739 में नादिर शाह इंडिया आए थे, वॉर भी हुई, बट इट एंडेड विद अ पीस ट्रीटी, एक शांति संधि के साथ ये वॉर एंड हुई थी। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, अवध के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने जाना कि अवध की फाउंड किसने किया था, सादत खान, बुरहानुल मुल्क ने। ठीक है, तो जब उनकी डेथ हो गई थी 1739 में, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था उसके टाइम में। उनके बाद में नेक्स्ट जो आए नवाब ऑफ अवध जो बने, वो थे सफदार जंग। ही वॉज ए कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ही अच्छे प्रशासनिक थे, जो प्रशासन को बहुत अच्छे से चलाते थे। ही बिकेम सेकेंड नवाब ऑफ अवध। ऑब्वियसली पहले सादत खान थे, दूसरे सफदार जंग थे। नाउ ऑल फ्यूचर नवाब्स ऑफ अवध वर पेट्रियार्कल डिसेंडेंट्स ऑफ सफदार जंग। जो सफदार जंग है, इनके मतलब पिता की साइड के, इनकी साइड के जो है वो वंशज थे आगे जितने भी नवाब रहे अवध के। इनका टॉम कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। अब देखिए इसमें ज्यादा याद करने वाला कुछ नहीं है, बस आपने इसमें फॉर्मेशन याद करनी है कि जो है फाउंडेशन किसने की है, नाम याद रखना है, सेक्टर याद रखना है। बैटल ऑफ बक्सर हुई तो उनके प्रेस्टीज को बहुत बड़ा धक्का लगा। नादिर शाह कब आए, पीस ट्रीटी कब हुई, नेक्स्ट कौन बने, बस अवध से इतना ही बनता और कुछ नहीं बनता। बाकी सब कहानियां, उन कहानियों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। तो चलिए नवाब ऑफ अवध के बारे में पढ़ लिया, निजाम ऑफ हैदराबाद के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं और मैसूर स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। फाइन, एक बार फिर से कहूंगी कि नोट्स बनाएं। बार बार मैं नोट्स के लिए इसलिए कहती हूँ कि देखिए मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो आप मॉडर्न को स्किप नहीं कर सकते। हाँ, आप एक बार सोच सकते हैं कि चलो एंशिएंट नहीं पढ़ा, चलो मिडीवल नहीं पढ़ा, बट आप मॉडर्न को स्किप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि नोट्स बनाएं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। सो आज जो हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स में मैसूर। इससे पहले हैदराबाद एंड अवध दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट्स का ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट है जिसमें हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जगह लोकेटेड कहाँ पे है ना। तो तमिलनाडु में लोकेटेड है, मैप पे आप देख सकते हैं।
नाउ मैसूर में कौन कौन से राजा आए, तो हम मेनली हैदर अली एंड टीपू सुल्तान की बात करते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो रूलर्स हुए, और भी बहुत सारे शासक वहां पे रहे, लेकिन जो सिग्निफिकेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना तो हमें वही है ना। तो बस मेनली हमें आज की वीडियो में हैदर अली, टीपू सुल्तान एंड 4 जो है एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई हैं उनके बारे में पढ़ना है। वो भी काफी ज्यादा शॉर्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में ही नोट्स बनाएं, पेपर पेन उठाएं, जैसे जैसे मैंने लिखा है एज इट इज अपने नोट्स में मेंटेन करते चले, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, ड्यूरिंग दिस second half of 18th century, Mysore emerged as the formidable power under the leadership of Hyder Ali and Tipu Sultan। मतलब अब देखिए इससे पहले भी काफी शासक रहे होंगे, लेकिन जो 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ था, अब 18th सेंचुरी किसे कहते हैं, क्या आपको इस चीज का पता है? देखिए जैसे 1799, 1798, 1701, 1700 से 1800 के बीच में जो टाइम पीरियड है उसे हम 18th सेंचुरी कहते हैं। अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, मतलब 1801 से 1899 तक की बात हो रही है ना, तो एक पीछे चल रहा है। 18th सेंचुरी मतलब 1700 की बात हो रही है ना, इस तरह से। सो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब है कि 1750 से 1799 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें मैसूर एक बहुत ही मतलब ग्रेट पावर बन चुका था, क्योंकि इसके लीडर्स कौन थे? हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। सो हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान, ठीक है। थोड़ा सा हैदर अली के बारे में जान लेते हैं, दैट ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ सोल्जर इन मैसूर स्टेट। सो मैसूर में नंगराज करके 2 ऐसे भाई थे, तो वो जो है उस टाइम पे रूल करते थे, सारा शासन चलाते थे। तो उस टाइम पे जो हैदर अली थे वो वहां पे एज अ सोल्जर काम करते थे, ठीक है। दो ही वॉज अनएजुकेटेड बट ही पोजेस्ड अ कीन इंटेलेक्ट, बहुत ही ज्यादा समझदार था, है ना। तो दिमाग की हेरा फेरी जो है बहुत अच्छे से जानता था, बेशक वो अनपढ़ था, ठीक है। प्रोमोटेड टू कमांडर इन चीफ एंड देन फौजदार इन डिंडीगुल। अब एक सोल्जर से वो बना कमांडर इन चीफ, उसकी प्रमोशन हुई, उसके बाद में वो बने फौजदार डिंडीगुल में, ठीक है। अब देखिए 1761 में क्या हुआ, पहले हम थोड़ा सा हैदर अली के बारे में जान लेंगे, उसके बाद जो आगे वॉर्स आती हैं हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप निश्चिंत रहें, बस नोट्स वीडियो के साथ में बनाएं, है ना। सो 1761 में क्या हुआ, ही एस्टेब्लिश्ड हिज अथॉरिटी ओवर मैसूर। अब देखिए पहले सोल्जर थे वो, फिर कमांडर इन चीफ बने, फौजदार बने, बाद में उन्होंने अपनी अथॉरिटी जो है एस्टेब्लिश की, मतलब वो वहां के एक तरह से शासक बन गए, है ना। ही एस्टेब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्सेनल इन डिंडीगुल। डिंडीगुल कहाँ पे है? इट इज अ सिटी सिचुएटेड इन तमिलनाडु। और मॉडर्न आर्सेनल मतलब आज के मतलब काफी मॉडर्न, उस टाइम के समय से काफी मॉडर्न जो है शस्त्रगार, जहां पे शस्त्र वगैरह रखे जाते थे, वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया विद द हेल्प ऑफ फ्रांसीसियों की हेल्प से। अब ये हल्का सा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ ली, ठीक है, कि हैदर अली थे, टीपू सुल्तान थे, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी हैदर अली कमांडर इन चीफ बने, फौजदार बने, सब कुछ। अब मेन क्वेश्चन आता है कि 4 युद्ध हुए हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई हैं, यानी ब्रिटिशर्स और जो ये मैसूर स्टेट थी इनके बीच में युद्ध हुए हैं, है ना। तो उन युद्धों के बारे में, उन वॉर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए काफी शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है, अदरवाइज ये ना मतलब इसमें आता क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आता है कि फर्स्ट वॉर कब से लेके कब तक हुई, पहला ये आएगा, या फिर कौन जीता ये आएगा, या फिर फर्स्ट वॉर एंड हुई विद विच ट्रीटी, वो आएगा। कौन सी ट्रीटी कौन से साल में हुई ये आ सकता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास क्या बताती है ये आ सकता है। तो मतलब बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस वॉर्स में से आते हैं, है ना। वॉर्स में से ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो छोटे लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले चीज जान लो कि 4 युद्ध हुए हैं, 4 वॉर्स हुई हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स। जो फर्स्ट वॉर है वो 1767 से 1769 के बीच में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में हुई थी, जिसमें हैदर अली जीत गए थे। दिस वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो कि 1769 में हुई। अब कोई भी युद्ध होगा उसके बाद में एक संधि होती है, एक पीस ट्रीटी जिसे बोलते हैं, इसमें जो जीता होता है वो हारने वाले पे कुछ पॉइंट्स रखता है कि हाँ आपको ये फॉलो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे कुछ, है ना, इस तरह से। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में हुई, जब ये वॉर कंप्लीट हुई, एंड हुई, एंड हैदर अली वाज प्रॉमिस्ड द हेल्प ऑफ इंग्लिश इन केस ही वाज अटैक्ड बाय एनी अदर पावर। एक्चुअल में किसी एरिया को लेके ये डिस्प्यूट हुआ था, है ना, तो वो एरिया की कहानी बहुत लंबी है और वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो रीजन क्या था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, बट ट्रीटी ऑफ मद्रास क्या बोलती है, हैदर अली जीत गए। तो हैदर अली
को क्या था, उनको प्रॉमिस किया गया कि कोई भी अगर उन पे आक्रमण करता है तो ब्रिटिशर्स हैदर अली की हेल्प करेंगे। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है, पूरी कहानी अगले अगले 4 युद्धों की कहानी इसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब हैदर अली को तो ये था कि कोई भी मुझ पे अटैक करेगा ब्रिटिशर्स मेरी हेल्प करेंगे, तो वो तो बिल्कुल डॉन टाइप बन गए, है ना, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो सेकेंड वॉर हुई 1780 से 1784 तक। इसमें क्या हुई तो एंग्लो मैसूर वॉर है, यानी ब्रिटिशर्स और मैसूर स्टेट के बीच में हुई है। जब इन दोनों के बीच में संधि हो गई तो फिर से दूसरी वॉर होने का क्या रीजन बनता है ना, देखते हैं। ये रीजन है दैट accuse the English, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हैदर अली accused the English of breach of faith and non-observance of the Treaty of Madras in 1771 when attacked by Marathas, but Britishers refused to assist him. अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कहा कि हैदर अली पे कोई भी अटैक करता है, कोई भी पावर अटैक करती है, हम उनकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, 1771 में हैदर अली पे अटैक किया मराठों ने। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, खुद लड़ो जो भी है ना। तो इससे क्या हुआ, ब्रीच ऑफ फेथ मतलब धोखा दिया, विश्वास तोड़ा, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ मद्रास, मतलब जो ट्रीटी संधि हुई थी उसको फॉलो नहीं किया, ट्रीटी को फॉलो नहीं किया। तो अब हैदर अली ने फिर से युद्ध छेड़ दिया, फिर से ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में युद्ध हुआ। इस बार क्या होता है, मराठे और जो निजाम है वो दोनों जो है हैदर अली ने अपनी साइड कर लिए थे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स आपको पता ही है, वो बोलते हैं ना हम तोड़ो एंड शासन करो, है ना, ब्रेक एंड रूल, तो वो चीज इन्होंने यहाँ पे की दैट लेटर इंग्लिश डिटैच्ड बोथ फ्रॉम हैदर साइड, इन दोनों को हैदर की साइड से अपनी साइड पे ले आए। अब ये जो निजाम है ना, कभी इधर कभी उधर, तो निजाम ऑफ ये हैदराबाद, इनको याद नहीं करना अपने हैदर अली के साथ, किसी को याद नहीं करना, सिर्फ ब्रिटिशर्स हैदर अली, ब्रिटिशर्स हैदर अली, ये याद करना है। नाउ पहली वॉर में तो ये हैदर अली जीत गए, ब्रिटिशर्स हार गए, लेकिन सेकेंड वॉर में क्या होता है ना, क्योंकि पहले सारे मराठा निजाम हैदर अली के साइड में थे, बाद में वो ब्रिटिशर्स की साइड में चले गए, है ना। तो अब एक्चुअल में जो सेकेंड वॉर, इसमें कोई जीतता नहीं है, ये वॉर ना चलती रहती है तो कोई कंक्लूजन निकलता नहीं, फिर दोनों ने वैसे ही संधि कर ली थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टिक मार्क नहीं किया है। मेरे टिक मार्क का मतलब है राइट मतलब हैदर अली जीते, क्रॉस मतलब ब्रिटिशर्स हार गए, लेकिन यहाँ पे आपको कोई टिक मार्क नहीं दिख रहा होगा, इट मीन्स ये पीस ट्रीटी थी। अब देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा और मैंने सेकेंड जो वॉर हुई एंग्लो मैसूर वॉर, उसके बारे में नेक्स्ट पेज पे बताया है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं डायरेक्टली और वहां पे फर्दर स्टडी करते हैं इसके बारे में, राइट। नाउ हैदर अली डाइड प्रोबेबली ऑफ कैंसर। अब कई बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा कि हैदर अली जो है दूसरी वॉर लड़ते लड़ते मर गए, है ना, बट ऐसा नहीं था। हैदर अली की वॉर में डेथ नहीं हुई थी, उन्हें कोई बीमारी थी, बीमारी जो है कई बुक्स में कैंसर करके लिखी हुई है, तो आप कैंसर समझ सकते हैं, अदरवाइज वो किसी बीमारी से मरे थे। ठीक है, अब हैदर अली सेकेंड वॉर लड़ रहे थे, लेकिन उस टाइम उनकी डेथ हो गई एक बीमारी से, तो उनके बेटे जो थे टीपू सुल्तान, उन्होंने वो वॉर आगे 1.5 साल तक लड़ी थी, बट नो पॉजिटिव आउटकम, कोई आउटकम ही नहीं आई, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कौन जीत रहा है कौन हारा है, कोई एक कंक्लूजन ही नहीं निकल पा रहा था, इनकंक्लूसिव वॉर, एंड नहीं हो रहा था वॉर का, वॉर चलती जा रही थी। सो हुआ क्या दैट बोथ ऑप्टेड फॉर पीस नेगोशिएटिंग द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। दोनों ने कहा कि हाँ हम शांति संधि कर लेते हैं, ठीक है, समझौते हुए ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की गई, 1784 में साइन की गई। इसके अंडर क्या था दैट ईच पार्टी गेव बैक द टेरिटरीज इट हैड टेकन फ्रॉम द अदर। तो इसके अकॉर्डिंगली ब्रिटिशर्स ने जो मैसूर स्टेट की जो टेरिटरीज एक तरह से कब्जे में ली थी वो वापस कर दी, और मैसूर वालों ने भी क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टीज उनके पास थी वो वापस कर दी। दोनों ने एक दूसरे की टेरिटरीज जो है वापस कर दी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के हिसाब से। अब थर्ड वॉर आती है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1790 से 92 तक। अब रीजन क्या था, देखिए रीजन इससे रिलेटेड नहीं है, रीजन सिर्फ इतना सा था दैट अ डिस्प्यूट अराउज बिटवीन टीपू एंड द स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर, जो कि तमिलनाडु में है। होता क्या ना कि दो जो शासक होते हैं, जैसे इंडियन रूलर्स का यही था कि इनके बीच में अपने बीच में ही मतभेद बहुत थे, तभी बाहर से जितने भी यूरोपियंस आए वो बहुत इजीली यहाँ पे सेटल कर गए। अगर यहाँ पे यूनिटी होती तो ये चीजें होती ही नहीं, है ना। तो देखिए डिस्प्यूट हुआ टीपू सुल्तान और जो ट्रेवनकोर की स्टेट थी उनके बीच में। अब ब्रिटिशर्स ने साथ दिया ट्रेवनकोर की स्टेट का, उनको देना चाहिए था टीपू सुल्तान का, है ना, क्योंकि पहले भी जो है ट्रीटी हुई थी मद्रास की, वो भी उन्होंने तोड़ी, फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में सारी चीजें वापस की, तो मतलब बनता था कि वो उनकी हेल्प करें। तो चलो जो भी था, उन्होंने हेल्प नहीं की, तो यहाँ पे फिर से युद्ध होता है। ब्रिटिशर्स उन्होंने अपनी साइड मद्रास को कर लिया था, निजाम ऑफ हैदराबाद, देखिए मैं बोल रहा हूँ निजाम इधर उधर नाचते रहेंगे, है ना, और टीपू सुल्तान थे एक साइड पे। तो इसमें जीते ब्रिटिशर्स, ये नहीं आपने याद करने, है ना, क्योंकि ये घूमते रहेंगे इधर उधर। ब्रिटिशर्स जीत गए थर्ड वॉर में, टीपू सुल्तान हार गए। टीपू सुल्तान को जो है टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम,
या पटम, अब अलग अलग बुक्स में है, स्पेक्ट्रम में एक्चुअली पटम है तो मैंने यहाँ पे एन हटा दिया। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम 1792 में साइन हुई थी। इस ट्रीटी के हिसाब से क्या था, दैट नियरली हाफ ऑफ द मैसूरियन टेरिटरी वाज टेकन ओवर बाय ब्रिटिशर्स। अब टीपू सुल्तान हार गए, यानी मैसूर स्टेट हार गया, तो मैसूर के जो आधी से ज्यादा या कह लीजिए अप्रोक्सीमेटली आधी प्रॉपर्टी जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में कर ली, पहली चीज तो बहुत बड़ा लॉस हुआ मैसूर स्टेट को, टीपू सुल्तान को। सेकेंडली क्या किया गया, अ वॉर डैमेज ऑफ ₹3 करोड़ वाज टेकन फ्रॉम टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को कहा गया कि जो युद्ध में खर्चा आया है, जो नुकसान हुआ है, उसके लिए 3 करोड़ रुपए आपको देने होंगे, और टीपू सुल्तान ने वो दिए, जिसकी वजह से काफी, अब देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ टीपू सुल्तान को। एक तो आधी प्रॉपर्टी चली गई, दूसरा इतना बड़ा अमाउंट, 3 करोड़ आज ही इतना बड़ा अमाउंट होता है तो उस टाइम कितना बड़ा अमाउंट होगा ये सोचिए, है ना, तो वो भी उनसे लिया गया। अब ये थी ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम। नेक्स्ट यानी फोर्थ वॉर आती है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1798 से 99 तक हुई थी। इसमें क्या था, टीपू ट्राइड टू रीगेन हिज टेरिटरीज इन अलायंस विद द फ्रेंच। टीपू सुल्तान ने क्या किया, अब टीपू सुल्तान की तो यहाँ प्रॉपर्टी चली गई, उन्होंने कोशिश की कि फिर से जो मेरी टेरिटरीज हैं उनको मैं वापस करूंगा अपने कब्जे में, और फ्रांसीसियों की हेल्प ली। अब टीपू सुल्तान और फ्रांसीसियों का बढ़िया एक कहते हैं ना अलायंस बन रहा था, दोस्ती हो रही थी। सो ब्रिटिशर्स सॉ देयर अलायंस एज अ थ्रेट टू देयर अलायंस, एज अ थ्रेट टू देयर डोमिनेंस आएगा, यहाँ पे अलायंस नहीं आएगा, लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट, डोमिनेंस करना है आपने, ठीक है। सो हुआ क्या कि टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसियों की हेल्प ले रहे थे, क्योंकि उनको अपना जो एरिया था, अपना क्षेत्र जो था वो वापस चाहिए था, लेकिन ब्रिटिशर्स को लगा कि हमारे डोमिनेंस के लिए थ्रेट है, हमारा रूल, हमारी सुप्रीमेटी यहाँ पे चलती है, तो उसके लिए थ्रेट है। फिर से युद्ध हुआ ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में, फिर से ब्रिटिशर्स जीत गए। तो देखिए 4 युद्ध हमने पढ़े, सिर्फ पहले में थे जो हैदर अली जीते, दूसरा पीस ट्रीटी हुई थी, तीसरे और चौथे में ब्रिटिशर्स जीते थे, है ना। फिर उसके बाद इसको जो है जबरदस्ती सब्सिडरी अलायंस के अंडर ऐड किया गया। नाउ सब्सिडरी अलायंस क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक प्रॉपर टॉपिक पढ़ाऊंगी, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लंबा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में तो हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं द जमींदारी सिस्टम, द रेउतवाड़ी सिस्टम, द महलवाड़ी सिस्टम, वो भी छोटा सा टॉपिक है, 7-8 मिनट की वीडियो होगी। उसके बाद फिर मैं आपको सब्सिडरी अलायंस पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहां बस आप इतना समझ लो कि सेकेंड स्टेट टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज मैसूर, कब, 1799। अब अगर सेकंड जो है सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने वाली मैसूर थी, तो पहली कौन सी थी, हैदराबाद, ठीक है। अब देखिए 4 वॉर्स हमने पढ़ ली, जो भी मोटा मोटा था मैसूर के बारे में वो हमने पढ़ा, इंडिपेंडेंट स्टेट्स में हमने अवध पढ़ा, हमने हैदराबाद पढ़ा, हमने ये जो लास्ट है मैसूर पढ़ा। तो आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।